Good morning and very warm welcome to all the dignitaries present on the dais, faculty members, dear students and one and all present over here to the very precious inaugural function of the one-day seminar on intellectual property rights, research, students and faculties organized by Junagadh Agricultural University. We are going to have the precious moment of inauguration function, but before that, let us be witnessed for the invocation song of Junagadh Agricultural University. हे समस्त जगत कृषि मूलम, हे संस्कृति कृषि वत्सलम। हे समस्त जगत कृषि मूलम, हे संस्कृति कृषि वत्सलम। कृषिकारयश आयुर्बलम, धन धान्य औषधि निर्मलम। हे समस्त जगत कृषि मूलम, हे संस्कृति कृषि वत्सलम। सौराष्ट्र गाथा गुर्जरी, मेहमान नवाजी से भरी। सौराष्ट्र गाथा गुर्जरी, मेहमान नवाजी से भरी। भूमि प्रेम शौर्य सुशोभिताम, आतिथ्य में अपराजिताम। हे समस्त जगत कृषि मूलम, हे संस्कृति कृषि वत्सलम। शिव क्षेत्र सागर सोम का, ठाकुर बसे श्री द्वारिका। शिव क्षेत्र सागर सोम का, ठाकुर बसे श्री द्वारिका। गांधी सुदामा भक्त नरसिंह की कथाएं वैष्णवी। हे समस्त जगत कृषि मूलम, हे संस्कृति कृषि वत्सलम। गिरनार पर जोगी जति, हेंगार रानक की स्मृति। बाणेज तुलसी श्याम सासन, बाणेज तुलसी श्याम सासन। धाम शार्दुल का सही। हे समस्त जगत कृषि मूलम, हे संस्कृति कृषि वत्सलम। कृषि क्षेत्र में कृषि कर्म है, वो ही नया युग धर्म है। सुन लो किसानों की सदा,
किसानों की सदा, ऐ देश बंधु धीमताम, ऐ देश बंधु धीमताम। है समस्त जगत कृषि मूलम, है संस्कृति कृषि वात्सलम, है संस्कृति कृषि वात्सलम, है संस्कृति कृषि वात्सलम। Thank you. Moving further with the flow of time, let us inaugurate this function by lighting of the lamp. I request all the dignitaries on the dais to enlighten the lamp and open up the inaugural function of this one-day seminar on intellectual property rights, research, students and faculties. भारतीय परंपरा के अनुसार हम किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप देवता का पूजन से करते हैं। हे दीप देवता, आप हमें अंधकार से उजाला और सत्य की तरफ ले जाए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी सुन्नत विचार के साथ आइए सभी इस पावन अवसर का हिस्सा बने। Let us put our hands together to inauguration of this one-day seminar. Thank you all the dignitaries. Now, as per the tradition, we welcome our guest. So I request our Dr. R.M. Solanki sir, Organizing Secretary and Director Students Welfare, to welcome the gathering. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के आ विशिष्ट संगोष्ठी अवसर पर हमारी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डॉक्टर वीपी चौटिया साहब का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम के अतिथि विशेष और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल जी साहब का मैं भी यूनिवर्सिटी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साहब तो नेशनल लेवल पे 24/7 ऐसा बोले तो कुछ गलत नहीं होगा, अपना जीवन पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में दे दिया है। ऐसी हस्ती आज हमारे सामने है और हमको सबको उसका लाभ मिलने वाला है। और ये लाभ सिर्फ आज नहीं, जीवन पर्यंत हमको याद रखेंगे और जीवन में कहीं ना कहीं उसका उपयोगी होगा। फिर से मैं डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल साहब का स्वागत करता हूं। इस संगोष्ठी में हमारा विश्वविद्यालय के अनुसंधान निर्देशक डॉक्टर आर.बी. मादरिया साहब, विस्तरण शिक्षण के नियामक डॉक्टर एन.बी. जाधव साहब, गुजरात प्रांत के संयोजक और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के पहले भी मुलाकात 2-3 बार हो चुकी है, ऐसा है हमारे माननीय मनोहर लाल अग्रवाल जी साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
सभी यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय के सभी अथॉरिटी, डीन, डायरेक्टर, सभी विद्यालयों के, महाविद्यालयों के आचार्यगण, डायरेक्टर आईटी, फैकल्टीज और हमारे अलग अलग फैकल्टी के, पीजी के, आइदर इट में बी फ्रॉम एमएससी और पीएचडी, फ्रॉम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, एमबीए, ये सभी छात्रों, भाई बहनों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी तो इस बात की है कि हमने जो लिस्ट मंगवाया था, क्योंकि ये हमारे पास एक लिमिटेशन आजू बाजू में हम स्टूडेंट को रखेंगे, लेकिन प्रेजेंटली मोर देन 250 स्टूडेंट्स आर देयर इन द प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे खुशी है कि हमारे स्टूडेंट सभी करके विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for welcoming our guest. Now, moving further with the welcome by fragrance of flower, I would like to request Dr. R.B. Madariya, Director of Research of our university, to welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. V.P. Chovatia, sir. Put your hands together to welcome Dr. V.P. Chovatia, sir. Dr. N.B. Jadhav, Director of Extension Education of our university, is requested to welcome Shri Dhanpat Ram Agrawal, CA and IPR expert, Rashtriya Sahsayojak Swadeshi Jagran Manch, New Delhi. We welcome you, sir. Dr. R.M. Solanki, Director Students Welfare of our university, is requested to welcome Shri Manohar Lal Agrawal, Prant Sanyojak Swadeshi Jagran Manch, Gujarat. Dr. K.C. Patel, Director IT of our university, is requested to welcome Dr. R.B. Madariya, Director of Research, Junagadh Agricultural University, Junagadh. Dr. H.D. Rank, Principal and Dean of College of Agricultural Engineering and Technology, is requested to welcome Dr. N.B. Jadhav, Director of Extension Education of Junagadh Agricultural University. Dr. P.D. Kumawat, sir, Principal and Dean in charge, College of Agriculture, is requested to welcome Dr. R.M. Solanki, Director, Students Welfare, Junagadh Agricultural University. Dr. T.D. Mehta is requested to welcome Dr. H.D. Rank, Principal and Dean, College of Agricultural Engineering and Technology, Junagadh Agricultural University. Dr. M.S. Dulawat is requested to welcome all the guests present on the first row of the seminar hall. Put your hands together to welcome our guest in the first row. So with this, we welcome one and all present over here, and we are moving further.
So now I would like to request Dr. V.P. Chovatia sir to give some remarks on the occasion. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ, ખાસ કરીને એમએસસી પીએચડી સ્ટુડન્ટ અને પ્લાન્ટ બ્રીડિંગ, જીનેટિક્સ, પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન અને એગ્રીકલ્ચર એન્જિનિયરિંગ માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. ખાસ કરીને આખો પ્રોગ્રામ હિન્દીમાં ચાલશે, જે આપણા નેશનલ લેવલના વક્તા અને આઈપીઆરના માસ્ટર જે કહેવાય એવા વક્તાને આપણે બોલાવ્યા છે. અને આપણા નસીબ એ છે કે સ્વદેશી જાગરણ મંચના રાષ્ટ્રીય લેવલના નેતા છે. અને એ આપણને જે કંઈ આઈપીઆર રિલેટેડ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કઈ રીતે આવે એના માટેથી આપણને માર્ગદર્શિત કરવા માટે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એટલે ખાસ મારી પીજીના વિદ્યાર્થીઓને રિક્વેસ્ટ છે કે ફક્ત સાંભળવા પૂરતું નહીં, તમને લાગે કે અહીંયા મારે ઇન્ટરેક્શન કરવાની જરૂર છે તો ત્યાં તમે પ્રશ્ન લખી લેજો. કારણ કે આઈપીઆર છે આવતા દિવસો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, ખૂબ જ જરૂરી છે. જેની પાસે પેટન્ટ હશે, જેની પાસે ટ્રેડમાર્ક હશે, જેની પાસે ડિઝાઇનનું રજિસ્ટર કરાવેલું હશે, એનું ભવિષ્યમાં એમને વેટેજ મળવાનું જ છે. આપણે પેલા દેશી ભાષામાં કહેતા ને કે આ ભેજાની નીપજ, ભેજાની નીપજ એટલે આઈપીઆર, ફળદ્રુપ ભેજાની નીપજ એટલે આઈપીઆર. તમે તમારા મગજની અંદર જે કાંઈ ક્રિએશન હોય એ ક્રિએટિવિટીને તમે ફિઝિકલી તમે સામે લાવો અને એનાથી તમને સ્યોરિટી મળે, એનાથી તમને ક્વોલિટી એસ્યોરન્સ મળે, એ આઈપીઆર. તો એ આઈપીઆર આજે આપણી યુનિવર્સિટી કોઈ પણ વસ્તુ પેટન્ટ કરાવવા જાય છે, ડિઝાઇન માટે જાય છે, તો એમાં ઘણા પ્રોબ્લેમ આવે છે. વિધાઉટ મિડલમેન એ પોસિબલ પણ નથી થતું. તો એમાં કયા પ્રોબ્લેમ આવે છે, કઈ રીતે પેટન્ટ કરાવવું, કઈ રીતે ડિઝાઇન કરાવવી, એ ડિઝાઇનને તમારે આઈપીઆરમાં રજિસ્ટર કરાવવી, એ બધા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આજે મળવાનું છે. તો પીજી વિદ્યાર્થીઓને મારે ખાસ રિક્વેસ્ટ છે, એટલા માટે આઉટ ઓફ વે જઈને હું વચ્ચે બોલવા ઊભો થયો છું. આઉટ ઓફ વે, જે આપણી જે ટ્રેડિશન છે એના ટ્રેડિશનમાં આઉટ ઓફ વે જઈ અને વચ્ચે બોલવા માટે ઊભો થયો છું. કારણ કે મારા જે પીજી સ્ટુડન્ટ છે એના મનમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ના રહે. જો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રીતે ડિઝાઇન પેટર્ન કરાવે છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કોઈ નવું રિસર્ચ હોય એને પેટન્ટ કરાવે છે, તો એમાં કયા પ્રશ્ન આવે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને મનમાં શંકા હોય કે આવી વસ્તુ હું પેટન્ટ કરાવી શકીશ કે કેમ, એવા પણ પ્રશ્નો હોય છે. તો એ દરેક પ્રશ્નનું સમાધાન આપણને આજે ધનપતરામ અગ્રવાલ સાહેબ આપવાના છે. તો ખાલી સાંભળવાનું નથી, ઇન્ટરેક્શન પણ કરવાનું છે. તમારા મનમાં જે કોઈ શંકા હોય એનું સમાધાન પણ આજે લેવાનું છે. તો આ માટે ખાસ કરીને બધા, જો મેક્ઝિમમ મેં વિદ્યાર્થીઓને મહત્ત્વ આપ્યું છે, ફેકલ્ટીને મેં બોલાવી એટલા માટે નથી કે ફેકલ્ટીને તો ગમે ત્યાંથી એમને 12 સ્કોપ મળશે, સેમિનાર એટેન્ડ કરવાનો સ્કોપ મળશે, વર્કશોપ એટેન્ડ કરવાનો સ્કોપ મળશે, પણ વિદ્યાર્થીઓને કે જે અત્યારે પોતે કામ કરી રહ્યા છે અને એને કઈ રીતે પેટન્ટ કરાવવું, એને કઈ રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું, એને કઈ રીતે ડિઝાઇનનું રજિસ્ટ્રેશન મેળવવું, એના માટે ખાસ જરૂરી છે. એટલા માટે ફરીથી આપ બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આપ ખાલી સાંભળવા પૂરતા, ખાલી હાજરી આપવા પૂરતા હાજરી ન આપશો, પણ આપના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પણ મેળવશો એવી આશા રાખું છું. જય હિન્દ. खूब खूब धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे सर ने बताया कि आईपीआर का क्या महत्व है और आज हम सबको वो कौन हस्ती है जो आईपीआर के बारे में हमें बताने वाले हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं
जी हाँ, आज हमारे साथ प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विचारक श्री धनपत राम अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी पदवियां अर्जित की हैं। इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से बीकॉम, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एलएलबी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से एफसीए और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया है। इनका बहुमुखी क्षेत्रों में कुल 42 साल का अनुभव रहा है। इन्होंने अपने कार्यकाल में आज तक 8 पुस्तकें में लेखन व सलेखन किया है। साथ ही इनके IPAR से संबंधित 16 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने लगभग 16 अंतर्राष्ट्रीय एवं 5 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस एवं सेमिनार में भागीदारी की है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली एवं नेपाली भाषा में ये पारंगत है। सर, हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर अपना वक्तव्य दें और मंच पर आइए। आपका स्वागत है, अभिवादन है। डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल। नमस्कार। गुरुवंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तथा स्वदेशी जागरण द्वारा प्रचालित स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त प्रयास से आज ये जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, उसका विषय बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तथा इससे संबंधित जो विषय है वह है कि IPR का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, क्या प्रासंगिकता है। हमारा राष्ट्र आज इस IPR की कितनी जानकारी रखता है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। दुनिया में IPR और इनोवेशन के आधार पर क्या आर्थिक उन्नति हुई है। भारत का आने वाले इस अमृतकाल की बेला में 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है, वहाँ इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अर्थात बौद्धिक संपदा का क्या रोल हो सकता है, इन सब बातों पर हम आज यहाँ विचार करेंगे। मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VP चौवड़िया जी, डॉक्टर NB यादव जी, डॉक्टर PD कुमावत जी, डॉक्टर HD रंक जी, डॉक्टर RB मादरिया जी और इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा जिन्होंने डाली है, ऐसे डॉक्टर RM सोलंकी जी, हमारे सम्मुख और जो यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण जो फैकल्टी और रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर DK वारू, डॉक्टर CD लखलानी जी, स्वदेशी जागरण मंच तथा स्वावलंबी भारत अभियान के हमारे इस सौराष्ट्र प्रांत के जो भी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, तथा इस जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के
सभी अध्यापक, प्राध्यापक तथा जितने भी रिसर्च स्कॉलर, पीजी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह विषय अत्यंत गंभीर भी है, चिंतन का विषय है और इस के आधार पर हम भारत को आने वाले दिनों में एक वैभवशाली, समृद्धशाली, एक विश्व के अंदर में उभरती हुई एक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं, इसका मैं कुछ विवेचन आपके सम्मुख रखूँगा कि वह क्या मॉडल है और हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। सर्वप्रथम मैं जब इस बात का जिक्र करता हूँ तो शुरू में ही ये बताने की कोशिश करता हूँ कि टुडे इन द एरा ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यह जो बौद्धिक संपदा जो है, इसका जो रोल है, इसकी जो प्रासंगिकता जो है, वह बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज के दिन सारी दुनिया में जो ग्लोबल वेल्थ है, उस ग्लोबल वेल्थ का 80% हिस्सा जो है वह इस बौद्धिक संपदा द्वारा तैयार की गई इंटेंजिबल वेल्थ है। जो वेल्थ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या जिसे हम टच कर पाते हैं, जो टेंजिबल वेल्थ है, लैंड है, बिल्डिंग है, बैंक बैलेंसेस हैं तथा और जो भी कुछ हम जिसे साधारण भाषा में वेल्थ समझते हैं, वह दुनिया की कुल चल अचल संपत्ति का सिर्फ 20% हिस्सा है। 80% हिस्सा जो है वह बौद्धिक संपदा आधार द्वारा तैयार की गई इंटेंजिबल वेल्थ है। ज़्यादा दूर नहीं ले जाकर के मैं आपको थोड़ा सा आर्थिक इतिहास पृष्ठभूमि के रूप में बताना चाहता हूँ। जिस किसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम बैठे हैं, आज से लगभग 350-400 वर्ष पहले यह कृषि दुनिया के तमाम लोगों की जीविका का साधन हुआ करता था और इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन जो है वही हमारी जीविका का एकमात्र साधन होता था, जिसे हम कृषि का उत्पादन, पशुपालन तथा इसी पर आधारित कुछ शिल्प और कला के आधार पर हम अपने जीवन को स्वावलंबी बनाते थे और अपने जीवन यापन करते थे। जब कभी हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हम आर्थिक संसाधनों के बारे में चिंतन करते हैं। आर्थिक संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, पूंजीगत संसाधन और मानव संसाधन। जैसे जैसे आर्थिक विकास के आधार का परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे इन आर्थिक संसाधनों की मान्यताओं में भी परिवर्तन होता गया। जैसा मैंने बताया, आज से 350-400 वर्ष पहले, औद्योगिक क्रांति के पहले, हमारी जीविका का साधन प्राकृतिक संसाधन हुआ करता था और हम पशुपालन तथा कृषि पर आधारित
जीविका चलाते थे, और ऐसा एक विश्वव्यापी। और उस समय का जो जनजीवन था वह स्वावलंबी था, एक प्रकार से सुखी जीवन था। आधुनिक जो समस्याएं हम जो देख रहे हैं, गरीबी की, बेरोजगारी की, पर्यावरण की, आर्थिक विषमता की, इत्यादि समस्याएं उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी। जिसे आज हम जीवन स्तर कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, वो शायद आज और उस समय में कुछ गैप रह सकती है, किंतु मोटे तौर पर सारी दुनिया के लोग लगभग एक जैसा ही जीवन बिताते थे। औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए आविष्कार आरंभ हुए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्टीम इंजन से आविष्कार आरंभ हुए, यातायात के साधनों के बारे में। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी का अन्वेषण हुआ। इलेक्ट्रिसिटी के अन्वेषण के बाद औद्योगिक क्रांति के प्रक्रिया में कुछ न कुछ नए आविष्कार होते चले। वो स्टीम इंजन से लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर के कंप्यूटर आदि आविष्कार होते गए। और जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति के इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़े, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों की मान्यता थोड़ी सी घटती गई और पूंजीगत संसाधनों की मान्यता थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे बदलाव हुआ, वैसे वैसे सामाजिक संरचना में भी कुछ बदलाव आने लगा। पूंजी का चूंकि प्रभाव बढ़ने लगा, तो समाज के अंदर में पूंजीवाद का जन्म हुआ। और पूंजीवाद के जन्म के साथ ही आर्थिक विषमता भी समाज में दिखने लगी। और इस तरह एक ऐसी प्रक्रिया चालू हुई कि उस आर्थिक विषमता के कारण से पूंजीवाद के साथ साथ साम्यवाद का जन्म हुआ। और फिर दुनिया में एक होड़ लगी कि हम पूंजी के द्वारा हम अपने प्रभुत्व को, हम अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही जो है यह जो एक प्रक्रिया चालू हुई, उसमें उपनिवेशवाद के साथ साथ आर्थिक शोषण की प्रक्रिया चालू हुई और समाज में एक प्रकार का विघटन, कुछ इस तरह की चीज़ें आने लगी कि जो औद्योगिक क्रांति के पहले वो चीज़ें नहीं थी। तो यह दूसरा बदलाव हमने समाज के अंदर में देखा। और फिर औद्योगिक क्रांति के प्रक्रिया से हम आगे बढ़े और आज जो 21वीं शताब्दी के अंदर में हम जो चित्र देखते हैं, उसमें ज्ञान और विज्ञान की क्रांति ने आगे जन्म लिया। विज्ञान के द्वारा आज के दिन जो आर्थिक प्रगति हो रही है, उसमें हम पाते हैं कि आर्थिक संसाधनों के अंदर में प्राकृतिक संसाधनों की थोड़ी जो कमी हुई थी औद्योगिक क्रांति के पहले, वह औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीगत संसाधनों की जो बढ़ोतरी हुई, वह आज के 21st सेंचुरी में हम पाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की भी मान्यता थोड़ी घट गई और पूंजीगत संसाधनों की भी मान्यता दिन दिन घटनी आरंभ हो गई। और ऐसे के अंदर में ज्ञान विज्ञान के अंदर में जो सबसे अधिक मान्यता वाला जो संसाधन रह गया, वह मानवगत संसाधन है। यानी कि टुडे इन द एरा ऑफ नॉलेज, साइंस, इन्वेंशन, innovation and creativity, the most important economic resource today is the human resource. जब ये स्थिति हम पाते हैं तो वैसे के अंदर में हमें ये देखना होता है कि आज के दिन इन तीनों इकोनॉमिक रिसोर्स में कौन सा रिसोर्स कितना वेट रखता है।
और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने तथा अन्य बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने ये जानना चाहा कि जब दुनिया आगे बढ़ रही है 21वीं शताब्दी में, तो आगे इन सारे रिसोर्सेज को हम किस रूप में देखते हैं, किस रिसोर्स के द्वारा हम कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। वैसे के अंदर में ये पाया गया कि तीनों इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर में जो ह्यूमन रिसोर्स है वह सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और उसका वेटेज जो है आउट ऑफ 164 दिया गया। जो नेचुरल रिसोर्स है उसका वेटेज 20 दिया गया और जो कैपिटल रिसोर्स है जिसका इम्पोर्टेंस एक समय सबसे ज़्यादा हुआ करता था औद्योगिक क्रांति के दरम्यान, वो घट करके सबसे लो पर आ गया 16%। मानवगत संसाधन आउट ऑफ 164% और पूंजीगत संसाधन आउट ऑफ 116%, यानी पूंजीगत संसाधन से 4 गुने ज़्यादा जो है आज के दिन मानवगत संसाधन है। मानवगत संसाधन अगर सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो जिस कंट्री के पास में सबसे ज़्यादा मानवगत संसाधन होगा तो स्वाभाविक रूप से वह राष्ट्र दुनिया का सबसे अग्रणी राष्ट्र होगा। यह हम एक साधारण तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब पूंजीगत संसाधन सबसे इम्पोर्टेंट था तो जिन देशों के पास में सबसे ज़्यादा पूंजी हुआ करती थी वो दुनिया के सबसे अग्रणी राष्ट्र हुआ करते थे, जिसके अंदर में यूरोप और अमेरिका को हमने देखा। और वो उस पूंजी को कमाने के लिए उन्होंने जो भी हथकंडे अपनाए, चाहे उन्होंने दूसरे देशों को कॉलोनी बनाया, चाहे दूसरे देशों के रॉ मटेरियल ला करके उसके मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हुए वो अपने आप को धनी बनाए। तो ऐसे के अंदर में आज ज्ञान विज्ञान के इस एरा में जब हमारे पास मानव संसाधन दुनिया में सबसे अधिक है, तो क्या हमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र बनने का भी अवसर है, और क्या हम वास्तव में उस अवसर का पूरा फ़ायदा उठा पा रहे हैं? इसको समझने के लिए ज़रा मैं आपको एक थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर करके देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम अपने उस वस्तु स्थिति को ठीक से नहीं समझेंगे, हम आईपीआर के जो नुआंसेस जो मैं सेकंड एस्पेक्ट में बताऊंगा, मैंने पूरी स्पीच को 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है। पहला ये जो कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है ये आपको दे रहा हूँ। दूसरे में मैं आपको जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताऊंगा, और तीसरे में मैं टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा। यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पहले बता रहा हूँ, लीगल एस्पेक्ट सेकंड फेज में बताऊंगा, और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट थर्ड फेज में बताऊंगा। और उसके बाद फिर जो है हम इस विषय पर जो भी हमारे मन में प्रश्न होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, खुल करके हम मंथन करेंगे विषय। जो मैं बता रहा था ये 3 तरह के आर्थिक संसाधन, अभी मैं सिर्फ मानवगत संसाधन के बारे में एक आधार लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। मानवगत संसाधन का मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन। दुनिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है, वह लगभग 800 करोड़ है। दुनिया की जो टोटल जीडीपी है, जो कुल आय है, वह वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ओईसीडी तथा अन्य बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के मुताबिक एवरेज में वो कहीं $100 ट्रिलियन है, किंतु ज़्यादा एक्यूरेट फिगर जो अभी लेटेस्ट 2023 का है वो है $105 ट्रिलियन। ट्रिलियन डॉलर से उसके बारे में आप जानते होंगे कि ट्रिलियन का मतलब क्या होता है। ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़ होता है। पहले मिलियन होता है, 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन, 1000 बिलियन इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन। भारतीय मुद्रा में 1 लाख करोड़ रुपए हो गया।
डॉलर के अंदर में $1,00,000 हो गया। चूँकि हमारा डॉलर रुपी पैरिटी अभी 85 के आसपास है, तो $1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 85 लाख करोड़ रुपीस। मैं डॉलर के टर्म में ही सारी बातें आपको बता रहा हूँ। दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़, दुनिया की आय $105 ट्रिलियन। हम अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जाने जाते हैं। जो 5 दुनिया की जो टॉप आर्थिक शक्तियां हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जापान नंबर 3 पर है, जर्मनी नंबर 4 पर है, भारत 5वें नंबर पर है। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, उसकी जो जीडीपी है वह लगभग $28 ट्रिलियन है, जो दुनिया की कुल आय का लगभग 25% है। दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है चाइना, उसकी कुल आय 19 ट्रिलियन है और वह दुनिया की आय का लगभग 18% है। तीसरी जो आर्थिक शक्ति है जापान, वो लगभग $4.8 ट्रिलियन है और उसे कह सकते हैं कि दुनिया की आय का लगभग 4% है। जर्मनी का भी लगभग जो है, डेसिमल को छोड़ दें तो उसकी जो जीडीपी है वो 4.2 ट्रिलियन है, उसे भी हम लगभग 3.9 या 4% समझ सकते हैं। भारत की जो कुल आय है वह $3.8 ट्रिलियन है, जिसे हम 3.5% कह सकते हैं। अब आपको एक इक्वेशन, एक मैट्रिक्स आपको दे रहा हूँ। एक तरफ दुनिया की पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ दुनिया की आय है। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वह 35 करोड़ के आसपास है, जो दुनिया की आय का, दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 5% है। अमेरिका की इनकम के बारे में मैंने बताया $28 ट्रिलियन है, जो दुनिया की इनकम का 25% है। यानी पॉपुलेशन का 5%, आय का 25%। चाइना 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 18% और उनकी जो इनकम है वो $19 ट्रिलियन, जो दुनिया की इनकम का 18% है। जापान और जर्मनी को यहाँ पर कंपैरिजन में मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि भारत की आय का लगभग वो बराबर सा ही है, इसलिए हम भारत पर आते हैं। भारत की पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है, दुनिया की पॉपुलेशन का 18.5% है और भारत की जो आय है वो $3.8 ट्रिलियन है, जो दुनिया की आय का लगभग 3.5% है। ये फैक्ट्स आपको समझ में आ गए? इसमें कुछ विरोधाभास सा नजर आता है। एक तरफ अमेरिका है जिसका ह्यूमन रिसोर्स दुनिया के ह्यूमन रिसोर्स का 5% है और वह दुनिया की आय का 25% हिस्सा रखता है। चाइना है जो दुनिया की पॉपुलेशन का, ह्यूमन रिसोर्स का 18% है, दुनिया का आय का भी 18% है। भारत दुनिया की ह्यूमन रिसोर्स का 18.5% है और दुनिया की आय का वह 3.5% है। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, एक समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, एक वैभवशाली भारत की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और जहाँ खड़े हैं उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जो स्थिति है वो तो बहुत संतोषजनक नहीं है क्या? यस और नो? बोलिए, यस और नो? आई थिंक नो। हम भले ही गर्व से कहते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि हम शीघ्र ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे जब हमारी
इनकम $5 ट्रिलियन हो जाएगी। तो जब हमारी इनकम $5 ट्रिलियन होगी और मान भी लो कि आप थर्ड लार्जेस्ट हो गए, तो भी अमेरिका तो जहाँ है वहाँ रुकेगा नहीं, चाइना जहाँ है वहाँ से रुकेगा नहीं। तो हमारा जो 5 ट्रिलियन जो होगा वो हो सकता है कि 3.5 से बढ़ करके 4% हो जाए। तब तक हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, हमारी यूथ की भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। हम कहते हैं कि 14 से 29 की उम्र वाले यूथ हमारे 37 करोड़ हैं और हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वह 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो 35 ईयर्स। यानी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हमारी यूथ भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका की तो पॉपुलेशन ही 35 करोड़ से नीचे है, हमारी यूथ 37 करोड़ हैं। ऐसे के अंदर में ऐसी क्या कमी है, क्या वजह है जिसके कारण से आज हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स होकर के भी आज हम आर्थिक दृष्टि से दुनिया के ऐसी स्थान पर हैं जहां अमेरिका हमसे 7 गुना ज़्यादा है, चाइना हमसे 5 गुना ज़्यादा है। इस कारण को समझने की आवश्यकता है या नहीं है ना? तो इस पहलू को जरा और थोड़े से इस विश्वास को और थोड़ा दृढ़ करने के लिए मैं थोड़े और तथ्य बताता हूं, 1-2, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आईपीआर का विषय है, इस विषय को अगर आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो अमेरिका की जो $28 ट्रिलियन की जो इनकम है उसमें $7.6 ट्रिलियन जो है वो है उनके आईपीआर से आती है। वो दुनिया में जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो ब्रांडिंग है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उससे जो उनको रॉयल्टी मिलती है, टेक्निकल फीस मिलती है, लाइसेंस फीस मिलती है, वह कितनी है? $7.6 ट्रिलियन। $7.6 ट्रिलियन जब मैं बोलता हूं तो हम तरफ अपनी इनकम की तरफ देखते हैं तो कितना है? $3.8 ट्रिलियन। यानी हमारे 140 करोड़ लोग जो कमाई करते हैं उसकी डबल से ज़्यादा अमेरिका जो है सिर्फ और सिर्फ आईपीआर से अर्न करता है। और इन तथ्यों में कोई डाउट नहीं है। जब आईपीआर उस 35 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश की जो $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसका 1/3 के लगभग अगर आईपीआर से अर्न होता है, तो भारत की पॉपुलेशन जो अमेरिका की पॉपुलेशन से 4 गुने ज़्यादा है और वो आय में हमसे 7 गुने ज़्यादा है, तो दोनों फैक्टर्स को जोड़ देंगे तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उससे लगभग 30 गुने ज़्यादा जो है उनकी इनकम का जो सबसे बड़ा जो मूलभूत कारण है वह है वहाँ का इनोवेशन, वहाँ की इन्वेंशन और वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की क्रिएटिविटी। अब यह प्रश्न दूसरा है कि वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो बनती है उसके पीछे ब्रेन किसका है, वो इंटेलेक्ट किसका है, वो ह्यूमन माइंड किसका है। अभी वाइस चांसलर साहब बता रहे थे भेजा किसका है, वो भेजा हमारा ही है। हमारे ही लोग गूगल में, एप्पल में और वहाँ की तमाम जो आज बड़ी बड़ी जो डिजिटल और इनोवेशन कंपनियां हैं उनमें काम करने वाले लोग तो हमारे ही हैं ज़्यादातर। साइंटिस्ट हमारे हैं, इन्वेंशन हमारा है, इनोवेशन हमारा है। तो इस आईपीआर विषय को जब समझने की हम बात करते हैं तो उसमें पहला आता है इंटेलेक्ट, जो ह्यूमन माइंड से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो इंटेलेक्ट आपका है, तो प्रज्ञा आपकी है, मेधा आपकी है, और उससे एक्सप्रेशन करके आपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार करी, जो इन्वेंशन तैयार की, जो आर्ट, जो डिजाइन तैयार की, वो आपकी थी। किंतु जो तीसरा जो एलिमेंट है आर का, वो राइट जो है वो किसी और की है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। यानी ये 3 लेटर हैं, इन तीनों को आपको समझना होगा। ह्यूमन माइंड के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम होना पड़ेगा जहाँ उसकी क्रिएटिविटी आप उसको बढ़ा सकें,
उसकी इनोवेशन की स्किल को आप फर्दर बढ़ा सकें, तो वो इंटेलेक्ट जो है वो क्रिएटिविटी का काम करेगा, वो ह्यूमन माइंड क्रिएटिविटी का काम करेगा। और उसके बाद जो है उसके साथ में लेबोरेटरी इक्विपमेंट होंगे, तो वो उसकी जो क्रिएटिविटी, जो उसकी आइडिया जो है उसको एक्सप्रेशन करने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो वह उसको एक्सप्रेस करता है, तो उससे इन्वेंशन होगा, क्रिएटिविटी सामने आएगी। और वो इन्वेंशन होने के बाद में जो सेकंड एस्पेक्ट है लीगल एस्पेक्ट, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो अलग अलग विधाओं के लिए अलग अलग जो लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से जो आपके राइट्स के प्रोटेक्शन के जो साधन हैं, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिजाइन हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे जीआई हो, चाहे ट्रेड सीक्रेट हो, चाहे इंटीग्रेटेड सर्किट हो, उन तमाम माध्यमों से आप अपने आईपी को आईपीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हमारे पास वैसा आईपी इकोसिस्टम तैयार है? हमारे यहाँ 13 मई 2016 को एक आईपीआर पॉलिसी बनी, नेशनल आईपीआर पॉलिसी, जिसके अंदर में यह विचार रखा गया है कि हम अपने आईपीआर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग आईपी इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे। किंतु अभी लगभग 8 साल हो गए हैं, किंतु अभी तक तो ऐसा कोई हम आईपी इकोसिस्टम नहीं बना पाए हैं, जिसके कारण से कि हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आईपीआर जनरेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बना सकें। और यही कारण, वन ऑफ द मेजर रीजन आई कंसिडर, कि जिसके कारण से 18.5% ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद भी हम दुनिया की आय का 3.5% ही हैं। तो इस बात से आप लोग एग्री करते हैं, यस और नो में बताइए, कि आईपीआर हैज ए ग्रेटर रोल टू मेक योर कंट्री स्ट्रॉन्ग? यस। तो अगर ऐसा है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग आईपी इकोसिस्टम को तैयार करने की भी आवश्यकता है। क्या आप सोचते हैं काम ये सरकार कर सकेगी? क्या राजनीतिक नेता इस काम को कर सकेंगे? हमारे यूथ की जो पावर है, हमारे यूथ के अंदर में जो मेधा शक्ति है, जो सृजन शक्ति है, उसको जगाने का काम सरकार नहीं कर सकेगी। अगर सरकार कर सकती तो देश को स्वाधीन हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए। आज व्हेन वी आर इन द एरा ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी, और जब ऐसा समय आ गया है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, जिसकी ताकत पूंजीगत संसाधन से 4 गुनी ज़्यादा है, तो किसी भी उस किसान के बच्चे को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा पिता किसान गरीब है। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप उस धनी व्यापारी के बच्चे से कहीं ज़्यादा आपकी मेधा शक्ति हो सकती है, जो आपको उस धनी व्यक्ति से 4 गुने ज़्यादा आपको आर्थिक मजबूती दे सकती है। जहाँ मेधा है, पूंजी उसके पीछे पीछे चल रही है। मैं महा सरस्वती और महालक्ष्मी के बीच में कोई विरोध की बात नहीं कर रहा, किंतु मैं इतना जरूर मानता हूँ कि ये दोनों बहनें जो हैं साथ साथ में चलती हैं, और आज के दिन भारत में इस बात की आवश्यकता है कि हम हमारी उस देवी शक्ति को, उस देवी संपदा को हम जगाएं, ताकि ये जो आसुरी शक्तियाँ हमारे ऊपर में जो हावी हो रही हैं, जिसके कारण से हमारा नैतिक स्तर गिर रहा है, और जिसके कारण से आज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है चरमरा रहा है, उस एजुकेशन सिस्टम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है या जो कमी है, उसको हमको सर्वप्रथम दूर करना पड़ेगा, ताकि वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर ह्यूमन रिसोर्स इनटू इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। मानव संसाधन है, मानव संसाधन को हमें बौद्धिक संसाधन में एक कायाकल्प के द्वारा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स पर से कैनॉट ब्रिंग इन चेंज,
क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को आपको बौद्धिक रिसोर्स बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है, जिसको आप कर सकते हैं बाय अ रिवॉल्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम, बाय अ रिवॉल्यूशन फॉर द स्किल डेवलपमेंट, बाय ब्रिंगिंग अ रिवॉल्यूशन फॉर स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और हम इनोवेशन के रास्ते से हमारे जो भी हमारे संसाधन हैं उनमें उनका भी हम उपयोग करेंगे, हम प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग करेंगे, पूंजीगत संसाधनों का भी उपयोग करेंगे, किंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम बौद्धिक संपदा के रिसोर्स में बना करके हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। अब मैं आपको एक दो और भी ज़रा इसके पीछे उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में ले जाना चाहेंगे। तो जो वस्तु स्थिति है, पहले इसको ज़रा और बढ़िया से समझ लें। जो बौद्धिक संपदा है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंटेक्स्ट में समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि दुनिया में जो भी इन्वेंशंस होते हैं उसके लिए पैटेंट राइट का होना जरूरी है। दुनिया में अभी जो टोटल पैटेंट हर साल जो फाइल होते हैं वो लगभग 35 लाख पैटेंट फाइल होते हैं। ये आंकड़े मैं आपको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट 2024 से बता रहा हूं। वो जो 35 लाख पैटेंट फाइल होते हैं, तो भाइयों बहनों, उन 35 लाख पैटेंट्स में चाइना अकेले 16.5 लाख पैटेंट फाइल करता है, विच इज 47.2% ऑफ द इंटायर ग्लोबल पैटेंट फाइलिंग। चाइना कितना फाइल करता है? 47.2%। अमेरिका कितना फाइल करता है? 5 लाख से थोड़ा ऊपर। और परसेंटेज टर्म में अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं वो 16.8% अमेरिका फाइल करता है। जापान 8.4% पैटेंट फाइल करता है। भारत कितना फाइल करता है? लगभग 70,000। 16.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख। जापान 3 लाख से ऊपर, साउथ कोरिया भी 3 लाख के लगभग। उसी तरह जर्मनी, पूरा यूरोप, इसराइल के भी पेटेंट्स बहुत फाइल होते हैं। हमारे पेटेंट फाइल कितने होते हैं? 70,000। 70,000 में 35 से 40 हज़ार तो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी ही फाइल करती है। ये सैमसंग, एलजी, ये तमाम ऑटोमोबाइल्स कंपनियां जो यहाँ पर काम कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट यहाँ पर बाज़ार में बिकते हैं, वो अपनी आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लगभग 40,000 पेटेंट तो उन्हीं के ही होते हैं। 30,000 आपके। उस 30,000 के अंदर में CSIR, ICAR, ICMR, IITs, यूनिवर्सिटीज़ यानी सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा जो प्रचालित